तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अदम गोंडवी का ये शेर हर उस घटना पर बिल्कुल सटीक बैठता है जो गांव, किसान, गरीब से जुड़ी हुई होती है। आप राष्ट्रहित देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवम, और इसको ओपनिंग को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। पहला पार्ट 1 राष्ट्रहित की शुरुआत में आज मैं प्रेमचंद्र की एक कहानी सुनाना चाहता हूं आपको। हमारे गांव के प्रति, भारतीय ग्रामीण समाज के प्रति प्रेमचंद्र की पारखी निगाह को कोई तोड़ नहीं सकता, उसका कोई जवाब नहीं है। सच तो यह है कि उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र का गोदान प्रकारांतर में हिंदुस्तान की किसान की आत्मकथा है। उपन्यास इतना मार्मिक और करुणा से भर देने वाला है कि उसके आखिर में जब नायक की मौत होती है तो दुख नहीं होता, लगता है जैसे ठीक हुआ। जिंदा रहता होरी तो उसके जीवन में कोई फूल नहीं खिलने वाले थे। होरी इस गोदान का नायक था। बुढ़ापा जितना लंबा चलता, उसकी पीड़ा उतनी ही गहराती जाती। उसकी स्त्री भी उसके बिना अपने जीवन की भयावहता से दो चार होती। सच तो यह है कि तत्कालीन परिवेश में लिखी गई इस रचना का महत्व तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यकीनन तब और अब में फर्क आया है, वक्त बदला है, सदी बदली है, लेकिन किसान की हालत पहले जैसी है। पहले वो महाजन का ऋण चुकाते थे, अब बैंकों का ऋण चुकाते हैं। क्या आपको मालूम है कि किसान की कमाई अब खेती से ज्यादा मजदूरी से होती है? ऐसा पहली बार हुआ है। 2012-13 में एक औसत भारतीय किसान परिवार की खेती से होने वाली मासिक कमाई 3081 रुपए थी। ये 2018-19 में बढ़कर महज 3798 रुपए पहुंची। ये शुद्ध कमाई का आंकलन है, खर्चे काटकर, वो भी महामारी से पहले का। दूसरी तरफ इन 6 सालों में मजदूरी से होने वाली कमाई 2071 रुपए से करीब दोगुना बढ़कर 4063 रुपए पहुंच गई है। और यही कड़वी सच्चाई है कृषि प्रदेश की। अब पार्ट 2 पर आते हैं। देश के किसानों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इसे समझने के लिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट ही काफी है। 2022 में किसानों की आय डबल करनी चाहिए या नहीं चाहिए? 28 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में जब यह सवाल किया अपने अंदाज में कि बहनों भाइयों बताइए कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो एक सुर में भीड़ ने कहा हां होनी चाहिए। उस रैली में पीएम मोदी ने कहा था कि 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल पूरे होंगे तो उस वक्त हम किसानों की आय को दोगुना कर सकते हैं। अब मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में देश के लाखों किसानों की आय दोगुनी हो गई है, ऐसा दावा है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। मंत्री जी की माने तो उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और पुदुचेरी के किसानों की आय 200% से ज्यादा बढ़ी है। 200%, यानी दोगुनी से ज्यादा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, शॉर्ट में कहें तो ICAR की ई पुस्तिका है 2016-17 की और 2020-21 की। इस अवधि में 75,000 ऐसे किसानों की पहचान भी की गई जिनकी आय बीते 8 साल में दोगुनी या उससे ज्यादा हुई। ICAR की माने तो इन किसानों की आय में कुल बढ़ोतरी 125.44% से 271% ज्यादा हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री की ही माने तो देश में 14 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार हैं। इनमें से 85% छोटे और सीमांत किसान हैं। जाहिर है लगभग 60 करोड़ की आबादी का वास्ता सीधे खेती से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान की डेडलाइन तो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन किसानों की आय दोगुनी होने का टारगेट अब भी पीछे है। इसकी पुष्टि एग्रीकल्चर पर बनी संसदीय समिति की रिपोर्ट कर रही है। इस संसदीय समिति के अध्यक्ष बीजेपी के सांसद PC गद्दीगौदर हैं और इस समिति की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अपने टारगेट से अभी काफी पीछे है। हालांकि समिति ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की तारीफ की। समिति की रिपोर्ट कहती है 15-16 में देश के किसानों की महीने की औसत आमदनी 8,059 रुपए थी, जो 2018-19 तक बढ़कर
10,218 रुपए हो गई। यानी 4 साल में सिर्फ 2,159 रुपए की बढ़ोतरी हुई। और अब आते हैं पार्ट 3 पर। दिल्ली में किसान नेता राकेश टिकैत को हिरासत में लिए जाने के बाद सियासी पारा चढ़ गया। टिकैत जंतर मंतर पर मौजूद किसानों से मिलने जा रहे थे। तो क्या किसान आंदोलन पार्ट 2 के लिए कसरत शुरू हो गई है? सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और इसी तरफ इशारा किया जा रहा है। दिल्ली हरियाणा और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग भी बहुत कुछ बयान कर रही है। जाहिर है दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत से सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है। टिकैत ने ट्वीट करके दिल्ली पुलिस पर कई आरोप लगाए। पिछली बार 378 दिन चले आंदोलन के बाद किसानों और सरकार के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी थी। तो फिर क्या हो गया? आखिर दोबारा किसानों को मजबूर क्यों होना पड़ा आंदोलन करने के लिए और महापंचायत करने के लिए? क्यों इस तरह का माहौल बन रहा है? किसानों की माने तो विवादित तीनों नए कृषि कानून वापस तो लिए गए, लेकिन बाकी मुद्दों पर ठोस कारगर कार्रवाई नहीं की गई। उधर केंद्र सरकार अब भी कह रही है कि किसान हितों से जुड़े मुद्दों पर पीछे नहीं हटेगी। अब समझ लेते हैं कि किन मुद्दों पर सरकार और सरकार के बीच जो किसानों की बातचीत हुई उस पर सहमति हुई और जो अब अधर में है। एक तो है एमएसपी का मुद्दा। कमेटी बनाने पर सहमति हुई। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाने थे। आंदोलन के दर्ज किए गए मुकदमे वापस होने थे। साथ ही हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब सरकार और रेलवे की तरफ से जो मुकदमे दर्ज किए वो वापस होने थे। किसान संगठनों का दावा था कि आंदोलन में 700 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। पीड़ित किसानों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना था। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिजनों के साथ न्याय करने का एक मामला है। वादा खिलाफी करके किसान संगठनों से बात किए जाने के बाद बिजली बिल 2022 लाया गया। जाहिर है कि किसानों को मिलने वाली सस्ती बिजली खत्म करने की साजिश रची गई, ये किसानों का कहना है। किसानों की मांग थी कि सरकार प्रदूषण कानून वापस लेगी। एक तरफ किसान संगठनों का दावा है कि सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही, तो सरकार कह रही है कि किसानों की मांगें मान ली गई हैं, तो कुछ दूसरी मांगें भी आ गई हैं। अब सवाल यह है, और कृषि मंत्री से के न्यूज का राष्ट्रहित में यह सवाल है कि इन किसानों के लिए जो भी आपने किया उसके बाद भी इनके भीतर का गुस्सा ठंडा क्यों नहीं पड़ा? क्यों मजदूरी की कमाई जो है वो बढ़ गई और किसानों की कमाई घट गई? ये कृषि प्रधान देश की हकीकत है। और भी बहुत सारी बातें होंगी। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको बता दें। मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं ये आपको सुनवा देते हैं। करने की बड़ी बड़ी तैयारियां चल रही हैं। आपके सारे केस खत्म करा देंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे। बस आप केजरीवाल जी का साथ छोड़ दो, आम आदमी पार्टी छोड़ दो। और दूसरा कहा कि पार्टी तोड़ दो, आम आदमी पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी को तोड़ के ले आओ। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सीएम फेस नहीं है, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। लानत है ऐसी सोच पर। मैंने मैसेज का जवाब दिया कि मैं अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही हूं, ईमानदार हूं, कभी 1 पैसे का कुछ नहीं किया। आपने सीबीआई रेड करवाई, मेरे घर से 1 पैसे की बेईमानी का सबूत नहीं निकला। मुझे मत डराओ, मैं बिकने वाला नहीं हूं, मैं बिकूंगा नहीं। और साथ साथ क्योंकि ईमानदार हूं इसलिए डरता भी नहीं हूं। और साथ साथ मैं यहां मुख्यमंत्री बनने तो आया ही नहीं था, मैं तो मंत्री बनने भी नहीं आया था। केजरीवाल जी ने मंत्री बना के कहा कि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था देखो। सपना जरूर लेके आया था कि दिल्ली के एक एक बच्चे को शानदार शिक्षा मिले। और आज भी 7 साल बाद भी मेरे मन में, दिल में यही सपना है कि देश के हर बच्चे को शानदार शिक्षा मिले। उसके लिए काम करते रहेंगे। सीबीआई से डांट दो, ईडी से डटवा दो, छापे पड़वा दो, जेल में डलवा दो, मरवा दो, कटवा दो, लेकिन देश के बच्चों के लिए तो काम करते रहेंगे, एजुकेशन के लिए तो काम करते रहेंगे। आज गुजरात की जमीन पे ये मैं कह के जा रहा हूं कि लाखों बच्चों का भविष्य बनाने का जो मार्गदर्शन अरविंद केजरीवाल जी से मिल रहा है उसको कम नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का एक बार फिर से। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मनीष सिसोदिया को सुन रहे थे।
और हम फिर से राष्ट्रहित पर आते हैं, अपने कार्यक्रम पर आते हैं। किसानों के मुद्दे पर इस सरकार ने या इससे पहले की सरकारों ने जो कुछ भी किया, चाहे वो एमएसपी का मामला हो, चाहे वो किसान आत्महत्या का मामला हो, चाहे उनकी आय बढ़ाने का मामला हो, उसका हासिल क्या है वो किसानों से बेहतर ना हम जान सकते हैं ना आप जान सकते हैं। किसान जब खेत में जाता है, खेती बाड़ी करता है, फसल पैदा करता है, फसल कमाता है, और जब वो बाजार में बेचता है और उस वक्त घर वापस आते वक्त उसके चेहरे पर जो तनाव होता है उसको उसका परिवार ही महसूस कर सकता है। दिल्ली, लखनऊ और राजधानियों में बैठकर जो कानून बनाए जाते हैं उसका असर कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, यह हम समझने की कोशिश करेंगे। और किसानों को महापंचायत करने की जरूरत क्यों आन पड़ी दोबारा से, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो मैं राष्ट्रहित के इस कार्यक्रम में कहना चाहता हूं, और वो ये है कि सरकारों को अपनी पूरी सोच, प्लानिंग इस बात पर लगानी चाहिए, करनी चाहिए कि भारत कृषि प्रधान देश था, है और आने वाले कई सालों तक रहेगा भी। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि किसानों की बात को सुना जाए और गंभीरता से सुना जाए। उसको सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आंदोलन कर रहे हैं, समझा दो और मामला ठंडा हो जाएगा। यह हमारे पेट से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे साथ एक खास पैनल है और उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। हमारे साथ सबित जुड़ेंगे, किसान नेता हैं सबित मलिक। हमारे साथ अवनीश त्यागी, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से सुधा मिश्रा जी जुड़ेंगी। दिल्ली से हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ेंगे, जहां पर महापंचायत का मामला है। आमिर रजा जुड़ेंगे लखीमपुर से, जहां पर यह पूरी घटना हुई। हमारे साथ राजू शर्मा जुड़ेंगे, मेरठ से, किसानों के साथ होंगे वो। हमारे साथ मनोज यादव प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मुकेश गौतम कृषि विशेषज्ञ हैं, वो भी जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत राष्ट्रहित में। पहला सवाल मेरा शबीर जी से है, अगर वो हैं हमारे साथ। ये आंदोलन लंबा चला, रिकॉर्ड बनाया इसने और पूरे देश की आंखें भी खोली किसान आंदोलन ने। लेकिन हम एक बार फिर से देख रहे हैं कि हालात उसी तरह के होने लगे हैं, और इतने वक्त बाद भी, इतना वक्फा बीतने के बाद भी क्या किसानों की समस्याओं का निराकरण सरकार नहीं कर पाई? उस वक्त सिर्फ टाला गया था, लटकाया गया है मामला क्या? मलिक साहब, आप हिलाना डुलाना कहीं दबाना। हाँ जी, दोबारा से एक बार बता दीजिए क्वेश्चन। हाँ सबित जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि दोबारा से किसानों को महापंचायत करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? किसानों को जब सरकार ने धोखा दिया, हाँ। किसान ने अपने आप को ठगा महसूस किया और किसान से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। हाँ, दोबारा से किसान को सड़क पे उतरना पड़ा। कहा गया था जब 11 महीने आंदोलन चला, उस वक्त सरकार ने किसान से कोई बात नहीं की, और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने आके वादा किया, एक आश्वासन दिया, एक भरोसा दिया कि हम लोगों से कुछ लोगों को समझा नहीं पाए और हम किसानों से माफी मांगते हैं और तीनों कानून वापस लेते हैं और इनकी जो मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा। और उससे पहले ही सचिव स्तर की जो बात हुई थी उसमें तय हो गया था कि सभी किसानों के मुकदमे वापस लिए जाएंगे, जितने किसान शहीद हुए मुआवजा दिया जाएगा, बिजली अधिनियम को वापस लिया जाएगा, दोबारा नहीं लाया जाएगा। ये सारे मुद्दे वहां पर तय हुए थे। इसके बाद जब लखीमपुर में जघन्य अपराध किया गया, वहां पर तय हुआ अजय मिश्रा टैनी के खिलाफ FIR होगी, अगर दोषी होंगे बर्खास्त किए जाएंगे, उत्तर प्रदेश के किसानों को गन्ने का भुगतान होगा, और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार चलते रहते हैं। जितनी समस्या आएंगी अपनी रखेंगे हम। तो यहाँ पर टेनी का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे साथ लखीमपुर से आमिर रजा जुड़े हुए हमारे सहयोगी। आमिर, ये घटना जब हुई उस वक्त देश ने इसको देखा, लेकिन अब चूंकि एक बार फिर से किसान आक्रोशित हो रहा है, तो वहां पर जहां पर यह घटना हुई वहां पर किसानों का क्या कहना है और वहां पर किस तरह का माहौल है? क्योंकि दिल्ली में हम देख रहे हैं एक बार फिर से बैरिकेडिंग बढ़ाई गई है, सुरक्षा बढ़ाई गई है, और ऐसा सरकार को अंदेशा है कि कहीं किसान फिर से लामबंद ना हो जाए। लखीमपुर में किस तरह का माहौल बन गया है? आमिर, आमिर रजा के पास आवाज नहीं जा रही है। हमारे साथ आमिर के पास मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर दीजिए। तो
ये जो सारे मुद्दे थे, सरकार ने आश्वासन देके किसान को घर भेजने का काम किया, लेकिन 8 महीने में भी सरकार ने कोई भी ऐसा आश्वासन वाला काम नहीं किया जिससे किसान को विश्वास हो कि हम कुछ कर रहे हैं। इन्होंने एक कमेटी भी बनाई, कमेटी में भी लिख दिया एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए कमेटी है, एमएसपी की गारंटी को कमेटी है। तो जितने भी मुद्दे हैं, किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और इनके झूठ के आगे किसान की नहीं चल आ रही है। उन्हीं सभी मुद्दों को लेकर किसान को दोबारा से सड़कों पर उतरना पड़ा है। और अगर ये नहीं मानेंगे, अभी तो बहुत कम लोग आए हैं, दोबारा से किसान का आत्मविश्वास अब जाग चुका है, क्योंकि जो पिछली जीत थी उसने संजीवनी का काम किया है। जो 3 कानून वापस हुए थे उससे किसान को संजीवनी मिली है, और अब की बार जो दिल्ली में डेरा होगा वो बहुत बड़ा और लंबा होगा। आमिर, आपके पास आवाज आ रही है? चूंकि फिर मुझे मुकेश जी के पास जाना है, डॉक्टर मुकेश जी के पास। आमिर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अगर उनके पास आवाज नहीं जा रही तो दोबारा उनसे हमारा कांटेक्ट कराइए, तो हो सकता है कि हम उनसे बात कर पाए। डॉक्टर मुकेश गौतम जी, आप चूंकि कृषि विशेषज्ञ हैं और आप समझते हैं भारतीय कृषि की नब्ज को। मैं अपनी पूरी उम्र, जितनी दिनों में मैं समझदार हुआ, मैं जर्नलिज्म कर रहा हूं, मैं एक चीज, और मैं खुद आता भी हूं उसी बैकग्राउंड से, और हम में से बहुत सारे लोग उसी बैकग्राउंड से आते हैं, किसान के बैकग्राउंड से, खेती के बैकग्राउंड से। खेती की समस्या, खेती से जुड़े लोगों की समस्या, मुझे नहीं लगा कि कभी कोई सरकार खत्म कर पाई। हमेशा वो रोना रोती रहती है, और ऐसी कोई सरकार नहीं है जो किसानों की बात ना करे, चाहे वो चुनावी मंच हो, चाहे वो सरकारी मंच हो। तमाम फैंसी योजनाएं लाई जाती हैं, ये बीमा योजना, ये मृदा कार्ड योजना, फलाना योजना, ढिमकाना योजना, लेकिन जो हकीकत है वो वही जानता है जो खेती करता है। और आजकल तो ये परेशानी और भी बढ़ गई है। तो डॉक्टर मुकेश गौतम जी, आप चूंकि कृषि विशेषज्ञ भी हैं, आप मुझे जरा इसकी असली नब्ज बताइए कि ये ऐसा क्यों है। हाँ, आप अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर साहब। अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर साहब आप। हाँ, नमस्कार, मैं मुकेश गौतम। जी जी बिल्कुल, बोलिए। किसानों से लगभग पिछले 4 दशकों से जुड़ा हुआ हूँ, और जैसा जिला कृषि अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, इसमें लगातार किसानों के साथ काम किया है। देखिए, और हर गवर्नमेंट में मैंने इसमें जुड़ा रहा हूँ। किसानों की समस्याएं हर बार हमेशा से रही हैं, पुरानी समस्या है, खाद की समस्या है, बीज की समस्या है। और देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हर सरकार जेन्युइनली कोशिश करती है किसानों की समस्याओं को दूर करने की। तो कुछ मुद्दे आपको सामने रखना चाहता हूँ, जैसे फर्टिलाइजर का मामला है। फर्टिलाइजर, हम डीएपी है या हमारा पोटाश है, ये बाहर से मंगाते हैं, लगातार बाहर से आती है, और हर बार इसके बहुत बड़े स्तर पर व्यवस्था की जाती है, हमारी बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी, लेकिन व्यवस्था इसकी हम अभी भी आज भी हम अपने मंगा रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो, और हमारी आप ये देखिए, अगर पूरी कृषि को अगर समझे तो आज की ताकत आज के समय हम लोगों की मट्टी मृदा स्वास्थ्य गिरता चला जा रहा है। हमारे 75 जनपदों में नाइट्रोजन की बहुत कमी, फास्फोरस की कमी, और इसके अलावा तो अब ये स्थिति है। क्यों आ रही है स्थिति? हमने भी अपने किसानों को इतनी चीजें उपलब्ध करने के बावजूद हमारी मृदा स्वास्थ्य गिरता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं किसानों को भी इसमें अब धीरे से आगे बढ़कर सोचना पड़ेगा कि हमको अपनी मिट्टी को कैसे सुधारें। क्यों हम इतना नाइट्रोजन जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा डालना है, यूरिया में जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा डालते हैं। तो शायद कहीं पर जैसे गाँव में अब हमको मृदा स्वास्थ्य को करने के लिए कुछ तरीके अपनाने होंगे जिन्होंने खर्चा कम हो जाएगा। ये काम करना बहुत जरूरी होगा। पहली बात तो कि मृदा स्वास्थ्य को सुधारने किसानों स्वयं आगे बढ़कर, अगर आप देखें तो हम अभी अपने खेतों को जला देते हैं, बजाय इसके अगर हम उसको जलाने के बजाय हम पूरे खेतों जो अवशेष बचता है उसको मिट्टी में वापस डाल दें, तो हमको नाइट्रोजन कम जरूरत पड़ेगी, सूक्ष्म तत्वों की कम जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस पर भी किसान ध्यान नहीं दे रहा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बीज है, अच्छा बीज अगर उसके पास है, घर का बीज यूज करता है, थोड़ा सा छान के बीज यूज कर ले तो उसको बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा। वही बीज है, अच्छे उसको बीज बनाना सीख ले, करना शुरू कर देगा। किसानों के साथ में जो समस्याएं बहुत सारे किसान स्वयं हल कर सकते हैं, और ये हर सरकार ने बताने की कोशिश की है। अभी मिट्टी के जो जांच की बात है, मिट्टी की जांच सब जगह हर
हर सरकार में मिट्टी की जांच की गई है, मिट्टी की जांच के बारे में लोगों को बताया गया है। ये अब जी, ये ठीक बात है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक बात है, लेकिन आप जिस चीज पर जोर दे रहे हैं, ठीक है, वो कुछ इलाकों में ठीक है की जा सकती है, लेकिन किसानों के लिए भी तो दुश्वारी है ना कि उनके पास, अब आजकल मैं देख रहा हूं कि गांव देहात के इलाकों में एकमात्र आकर्षण है वो है किसान सम्मान निधि योजना। उसको लेके बहुत बात होती है, उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन हो, किस्त क्यों नहीं आई, किस्त कैसे आएगी। दूसरी जो योजनाएं हैं उसको लेके कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। अभी एक मैं आंकड़ा पढ़ रहा था अपनी डिबेट की शुरुआत में, उसमें ये बताया गया कि कैसे मजदूरी करने वालों को ज्यादा आय हो रही है और किसानों को कम आय हो रही है। पिछले 6-7 सालों की बात है ये। तो मनोज यादव हमारे साथ जुड़े हुए समाजवादी पार्टी से, और सुधा मिश्रा, डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस से है। मनोज जी, आप ये बताइए, भाई आप भी उत्तर प्रदेश में किसानों की गन्ना भुगतान के लिए लड़ाई कर रहे हैं और विपक्ष के तौर पर आपके जो मुखिया हैं उन्होंने मुद्दा भी उठाया है, लेकिन अब बीजेपी से हमारे साथ अभी कोई है नहीं, तो जब तक वो नहाएं तब तक आप सीधे उनसे सवाल ना करिएगा, लेकिन आप अपना पक्ष रखिए इस पे कि किसानों को क्यों मजबूर होना पड़ा है कि वो दोबारा से महापंचायत करें। कि एक महापंचायत और किसानों की समस्याओं से इतर मैं बात शुरू करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। इस देश में अगर जिस दिन किसान ने अपने अनाज का मूल्य निर्धारण करना शुरू कर देगा, उस दिन इस देश का पूंजीपति औंधे मुंह गिरेगा। औंधे मुंह गिरने से मेरे मतलब है उसका शेयर चाहे वो 1 लाख का हो, चाहे उसका शेयर 80,000 का हो, और चाहे 5 लाख की कीमत का हो, वो औंधे मुंह गिर जाएगा। क्योंकि इस देश के किसान की किसानी के दम पे ही पूंजीवाद स्टैंड है। अच्छा। और ये मेरी बात बेहतर तरीके से वो लोग समझ सकते हैं जो किसानों के अन्न से आज अरबपति करोड़पति बने बैठे हैं। उन सबको पता है क्यों? क्योंकि उसका निर्धारण मूल्य का, उसके अनाज का, उसका मूल्य का निर्धारण वो स्वयं नहीं करता है। तो डिफरेंसेस तो होंगे। जैसे कभी किसान को क्या 40 रुपए किलो गेहूं का दाम मिलता है क्या? नहीं मिलता है। लेकिन मार्केट में तो उसके दाम, उसका आटा जो है वो 50 रुपए किलो बिक रहा है। तो आप जीएसटी भी लग रही है उसमें। जीएसटी भी लग रही, तो जो गैपिंग है वो गैपिंग ही पूंजीपति पैदा करता है। 20 रुपए, 15 रुपए, 16 रुपए, इससे ज्यादा तो गेहूं नहीं किसान को दाम मिलता है, और बिकता है वो 50 रुपए। तो आप लागत, मुनाफा सब निकाल के देख लीजिए। इसलिए मैंने इस बात को कहा कि इसी सब कारणों की वजह से किसान को इस देश में अन्नदाता कहा गया। किसी अडानी अंबानी को दाता शब्द नहीं दिया गया, किसी नेता को दाता शब्द नहीं दिया गया, किसी वैज्ञानिक को दाता शब्द नहीं दिया गया, लेकिन अन्नदाता कहा गया किसान को, क्योंकि किसान त्याग करता है। और उस त्याग वाले किसान के साथ सरकार का रवैया क्या है? अभी हमारे बीक्यू के नेता ने कहा कि सरकार ने कितनी होशियारी से लिख दिया साहब कि ऐसा है, हम किसानों की जो गारंटी एमएसपी की, वो गारंटी शब्द ना करके उसको और किसी शब्दों में उलझा दिया। 700 से ज्यादा किसान गए इस दुनिया से आंदोलन के दौरान। सरकार का रवैया बेहतर नहीं है। मैं एक घटना का और उदाहरण दूंगा कि तमिलनाडु के किसान जब दिल्ली प्रदर्शन करने आए, उन्होंने अपना मूत्र पी के इस किसान के सामने, सरकार के सामने अपनी बात को प्रदर्शित करने का कोशिश की, लेकिन ये सरकार बहरी भी थी, अंधी भी थी और गूंगी भी थी। तो मैं ऐसी सरकार, बीजेपी से मेरा कोई सवाल नहीं है, बीजेपी से मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा, लेकिन सरकार से ये सवाल मेरा जरूर है। मनोज जी बड़े उदार हो गए हैं आप, बड़े उदार हो गए हैं आप। बीजेपी से सवाल करिए भाई, सरकार उनकी है। भाजपा का नाम नहीं लूंगा। अच्छा। मैं तो दुनिया के विश्व गुरु जो बने बैठे हैं इस वक्त, भारत की सरकार के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं, मेरा सवाल उनसे है। भाजपा बहुत छोटी चीज रह गई विश्व गुरु के सामने। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप किस देश में प्रधानमंत्री बने बैठे हैं? वही तो देश है जहां 75% इस देश की टोटल जो व्यवसाय है वो खेती है। अब इसका सवाल, इस सवाल का जवाब मनोज जी माफी के साथ, मैं आप उसके बाद सुधा जी के पास भी आऊंगा। माफी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकने के लिए कहा जा रहा है। अब उस तब तक जो हो सके तो अगर बीजेपी के जुड़ जाएंगे तो वो सवाल का जवाब देंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बात और अपने दर्शकों को बता दूं कि आपने पढ़ा भी होगा, इंटरनेट पर देखा भी होगा कि एशिया के जो सबसे बड़े किसानों की लिस्ट है उसमें अंबानी का नाम भी है। गुजरात में उनका एक आम का बाग है
और उसमें करीब 1.5 लाख आम के पेड़ हैं, अलग अलग वैरायटी, करीब 200 वैरायटी के पेड़ हैं। और सबसे अच्छी बात है कि उनको अपने आम के बाग में कभी नुकसान नहीं होता है, हर साल मुनाफा होता है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए सीबीआई टारगेट DDD इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और रहस्यमयी निधिवन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम लौट आए हैं ब्रेक से और हम बात कर रहे हैं राष्ट्र हित में किसानों की। किसानों की बात पहले भी बहुत हुई है और किसान आंदोलन के दौरान भी अलग अलग एंगल से लोग बात करते रहे, बहुत मुखर होकर किसानों ने भी अपनी बात रखी। लेकिन एक बार फिर से जब किसान आंदोलन करने की ओर बढ़ रहे हैं, उन्होंने जंतर मंतर पर महापंचायत का आह्वान किया और राकेश टिकैत को पकड़ा भी गया और उन्होंने कहा भी कि किसान झुकेगा नहीं। ये सवाल एक बार फिर से इसके बाद पैदा हो गया कि अन्नदाता क्या सड़क पर ही आंदोलन ही करता रहेगा अपने हकों के लिए, या फिर वो खेत में बैठकर काम भी करेगा? क्योंकि किसान के सामने चुनौती एक नहीं है। अगर आप खेती किसानी करते हैं तो आप अगर कोई फसल बोएंगे तो आपके सामने चौतरफा चुनौतियां हैं। कुछ इलाकों में बंदर फसल बर्बाद कर देता है, कुछ इलाकों में आवारा मवेशी फसल बर्बाद कर देते हैं, कुछ इलाकों में मौसम जो बेमौसम बारिश होती है, ओले पड़ते हैं, वो फसल बर्बाद कर देते हैं, कई कीट पतंगा फसल बर्बाद कर देता है, और इन सब से अगर आप अपनी फसल बचा दी, आपकी कमाई बर्बाद कर देती है। तो ये मुसीबत कम नहीं है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। सुधा जी, अभी मैं पढ़ रहा था, मुझे किसी ने भेजा कि एशिया के एक बड़े किसान हैं अंबानी जी, और रिलायंस का जामनगर में एक आम का बागीचा है, करीब उसमें 1.5 लाख पेड़ हैं, 600 एकड़ का करीब बागीचा है वो, 200 किस्मों के आम उसमें होते हैं और कभी घाटा नहीं होता उनको अपने आम के बाग में। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे आम के किसानों को जानता हूं जो सीजन में आम की फसल लेते हैं और उनको नुकसान होता है। ये गणित आप समझाएंगे क्या? क्योंकि कांग्रेस को गुजरात में इलेक्शन में भी जाना है। शिवम जी, गणित क्या है? दिक्कत यह है ना कि जब राजनीति में गणित लगने लगती है तो जो सामान्य लोग हैं, जिनकी मजबूरियां बहुत ज्यादा हैं, वो गड़बड़ा जाती हैं। तो यहाँ पे जिन किसानों की आप बात कर रहे हैं, वो किसान, हमारे किसान आदरणीय हमारे राजनाथ सिंह जी भी किसान हैं, उन्होंने भी दावा किया है वो किसान है। हमारे अमित शाह जी भी किसान हैं, उन्होंने भी दावा किया है। तो किसान वो भी हैं और किसान वो भी हैं जो मजबूर हैं मजदूर बनने के लिए। तो किसानों की जो हालत है, मैं लखनऊ में हूँ और मैं जानती हूँ कैसे हमारे आसपास के इलाकों में जो आम की खेतियां होती हैं, कितने ऐसे किसान हैं जो अपने आप को मजदूरी में तब्दील कर देते हैं, क्योंकि उनकी जो पैदावार होती है, कभी वर्षा कभी न वर्षा, कभी फल मंडी में उनके सही दाम न मिलने से, या मौसम की मार, या कुछ भी आप कह लें कि उनको वो चीज नहीं मिलती है। लेकिन तथा कथित किसानों की हम बात अगर छोड़ दें, तो आपने शुरुआत में एक शब्द का प्रयोग किया था कि अन्नदाता मजबूर हो रहा है। तो मजबूर ही नहीं हो रहा है, वो अन्नदाता मजबूर होके मजदूर बनने की राह में है। उसके तो मजदूरी में पैसा ज्यादा है, मजदूरी में पैसा ज्यादा है सुधा जी, अभी आंकड़े सरकार के ही हैं।
में मजदूरी ज्यादा है, लेकिन सोचिए अन्नदाता अगर फसलों को पैदा करना बंद कर दे, हम सब यहाँ बैठ के जो बातें कर रहे हैं ना, ये बातें करना अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि अन्न तो वहीं से आ रहा है ना, खरीद तो हम वहीं से पा रहे हैं। मजदूरी पैसे तो कमा सकता है मजदूरी करके, लेकिन अन्न कहाँ से आएगा? इसकी चिंता छोड़ के लोग इस दुश्चिंता में फंसे हैं जो सरकार चला रहे हैं। तथा कथित जो विश्व गुरु के मंच पे बैठे हुए लोग, जो विश्व गुरु के होने के मंचियत के जो मुख्य गुण है क्या साबित कर रखे हैं भगवान जाने। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इतने वर्षों, इतने महीनों तक सड़क पे जो बैठा हुआ किसान था, जिसके घर वालों ने उस कर्म को स्वीकार कर रखा था और उनको वहां भेज रखा था, जिसमें 700 लोग से ज्यादा वहां पे शहीद हो जाते हैं, उनको उसका दर्जा तक नहीं मिलता है। बहुत से लोग जेल में हैं, उनको वहां से छुटकारा तक नहीं मिलता है, यहाँ तक कि खालिस्तानी कहा जाता है, उन्हें किसान भी मानने से सरकार इनकार कर देती है। उसके बावजूद लखीमपुर खीरी में 4 किसानों के साथ 4 लोगों को रौंद के मार डाला जाता है। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि हम जो चीजें हो रही हैं उसको कितना दरकिनार करते हैं, कितना न देखने की कोशिश करते हैं। दृष्टि बाधित शब्द एक होता है, तो यहाँ पे सबकी दृष्टि बाधित कर दी गई है सच्चाई से नजरअंदाज करके। तो यहाँ पे जरूरत इस बात की, किसानों की मजबूरियों को कब तक आप मजदूरी में तब्दील करेंगे? जो उनकी जायज मांगे हैं अगर आप पूरा नहीं करेंगे, और हर जगह दिल्ली है किसकी? शिवम जी, दिल्ली आपकी है, दिल्ली मेरी भी है, दिल्ली किसी एक का कब्जा नहीं है उस पे। हाँ, आपने लखीमपुर का जिक्र किया, हमारे साथ लखीमपुर से हमारे सहयोगी आमिर रजा जुड़े हुए हैं। आमिर, वहां पे अगर अब आपके पास आवाज आ रही है तो वहां इस समय चूंकि अब एक बार फिर से उस तरह का माहौल बन रहा है, तो क्या आप बताएंगे कि वहां अब क्या किसान कह रहे हैं? देखिए कि अगर यहाँ के किसानों की बात करें तो यहाँ के किसानों ने स्पष्ट कहा था कि जब यहाँ पर राकेश टिकैत ने घोषणा की थी आंदोलन की, तो बाकायदा विधिवत घोषणा के साथ ही उन्होंने बाकायदा अपना आंदोलन किया था। उसके बाद जब ये जंतर मंतर की ओर रवाना हुए तो इनकी गिरफ्तारी की गई। हमारे साथ में किसान, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं आज आप, किस तरीके की समस्याएं हैं किसानों के सामने? अब किसानों की समस्या का बताई जाए, जोन का कुछ बतावे वाला रही हुआ है कुछ, मतलब कि हम अपनी कोई बात कहते हैं उनका दबाई दिया जाती। छोटे छोटे किसान हैं, अगर कुछ कहें तो दबा दिया। अब खाली यहाँ आए रहे हमारे नेताजी राकेश टिकैत साहब, वही संवैधानिक जो तरीका होती कानूनी, वही तरीके बैठे रहे और उस हिसाब वो अपना काम पूरा करके और उसके बाद जो है उनका गिरफ्तार कर लिया। ये क्या है? ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला मामला है भैया। सब अब सरकारें ऐसी चल रही करियो का, और बनावे वाले हम लोग रहे। अब देखो आगे क्या होती। एक और किसान हम इनसे बात करते हैं। जी बताइए कि आज किसानों की स्थिति पे क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार कानून बनाती है और उसके आधार पर किसानों को जब उसमें नुकसान नजर आता है तो वो अपनी मांग करती है। लेकिन जब मांग करने के लिए वो इकट्ठा होते हैं, जैसे कि लखीमपुर में किसान नेता राकेश टिकैत का आना, फिर यहाँ से जाना, उन्हें गिरफ्तार करना, कुछ समझ में बात नहीं आती है कि आखिर हुकूमत के इरादे क्या हैं, क्या करना चाहती है। किसानों को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसान ही इनके लिए बहुत कुछ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किसान इनके लिए बहुत काम करते हैं। किसानों को नहीं दबाना चाहिए, उनकी आवाज को कुचलना नहीं चाहिए। किस तरीके से किसान यहाँ जो है उन्होंने अपनी बात कही, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसानों के साथ ये घटना हुई, उस घटना के बाद यहाँ पे जब आंदोलन की तरफ जाते हैं, प्रदर्शन की तरफ जाते हैं, तो उसके बाद इस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उनके नेताओं के साथ व्यवहार किया जाता है, तो कहीं ना कहीं किसान अपनी विपदा यही सुना रहे हैं, लखीमपुर के किसान। बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद आमिर, हमें ये बात कराने के लिए और किसानों ने जो कहा उसकी बात को राष्ट्र हित तक लाने के लिए। हमारे साथ राजू शर्मा मेरठ से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं जो कृषि विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मुकेश गौतम, उनके पास जाना चाहूँगा। मुकेश जी, एक चीज़ तो आप भी मानते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर सब किसान परेशान रहते हैं, और वो मनोज यादव ने भी उठाया कि भाई किसानों की कीमत का वाजिब मूल्य नहीं मिलता। एक बड़ा किसान है, अंबानी टाइप किसान है अगर है, तो वो तो लाभ ले लेता है, उसको तो फायदा मिल जाता है, लेकिन जो गरीब तबके का किसान है, छोटा किसान है, वो लाभ नहीं ले पाता है। हाँ, ये बात जी देखिए, मैं आपको मेरा सवाल मुकेश जी से है, उनको स्क्रीन पे लाइए। जी 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 मुकेश जी बोलिए।
मुकेश जी बोलिए। अनम्यूट कर दीजिए मुकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अब एक बार अनम्यूट करके बोलिए। मैं अनम्यूट कर रखा हूं, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बोलिए। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास 320 लाख मीट्रिक टन के आसपास गेहूं का एक उदाहरण दूंगा। उत्पादन गेहूं में होता है, सरकारी परचेज 50 लाख 60 लाख तक उसमें होती है, और रिमेनिंग हमारा जो गेहूं है वो हमारा मंडी में आता है, और जो बाजार का भाव होता है उस मंडी में बिकता है। ये लगातार उम्मीद की जाती है सरकार सारा परचेज कर पाएगी, शायद सरकार परचेज नहीं कर सकती, ये मंडी में ही आएगा। सरकार को इसमें एक छोटा सा है कि अगर वो प्राइस जो एमएसपी हम लोग निर्धारित करते हैं, अगर एमएसपी पे ही मंडी में बिकना शुरू हो जाए, जो किसानों की डिमांड भी रही है, तो शायद हम इस समस्या से निजात पा जाएंगे। यदि जो हमारे व्यापारी वर्ग है वो भी एमएसपी पे परचेज करना शुरू करते, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे हमारा गेहूं और धान हो, तो एमएसपी पे परचेज करना, इंश्योर कराना बहुत आवश्यक होगा। यहीं पर सरकार की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल मुकेश जी, एक सेकंड के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक सेकंड के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। दरअसल केजरीवाल आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो केजरीवाल क्या कह रहे हैं ये हम सुन लेते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी इन दिनों बड़े सुर्खियों में हैं और आम आदमी पार्टी लगातार निशाना साध रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीबीआई रेड के बाद। तो क्या कह रहे हैं केजरीवाल, जरा वो सुन लेते हैं। दो आप पिलाएंगे, आप तय कर लो। 27 साल हो गए, 27 सालों में तो इनसे स्कूल अस्पताल सुधरे नहीं, अब और तो सुधरने वाले हैं नहीं। आज मैं आपको स्वास्थ्य के ऊपर बात करना चाहता हूं। जैसे दिल्ली में हम लोगों ने क्या किया, पहले सारे स्कूल ये अस्पताल वगैरह ठीक करके, दिल्ली में अब 2 करोड़ लोग हैं, हर आदमी का, हर बच्चे का, हर बुजुर्ग का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। चाहे सारे टेस्ट फ्री हैं, कोई नहीं पूछते, वो ये नहीं पूछते बीपीएल कार्ड लेके आओ, कुछ नहीं, वो ये भी नहीं पूछते दिल्ली से आए हो कि कहीं से आए हो। आप चले जाओ मोहल्ला क्लिनिक में, आप बोलो मैं बीमार हूं, डॉक्टर देखेगा आपको, टेस्ट लिखेगा, टेस्ट अगले दिन रिजल्ट ले जाओ, फ्री में टेस्ट होता है, फ्री में डॉक्टर देखता है। एयर कंडीशनड मोहल्ला क्लिनिक, ऐसे प्राइवेट अस्पताल भी नहीं मिलते, और सारी दवाइयां मुफ्त देते हैं। आपको बड़ी बीमारी हो जाए, कैंसर हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट करना है, कई लाख रुपए लगेंगे, आप दिल्ली सरकार के बड़े अस्पताल में चले जाओ, सारा ऑपरेशन मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, सब कुछ मुफ्त होता है वहां पे। चाहे 40 लाख रुपए का भी खर्चा आएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा दिल्ली सरकार देती है। तो सबसे पहली गारंटी मेरी सेहत पे है कि सबको मुफ्त इलाज देंगे, अच्छा इलाज देंगे। गुजरात के हर नागरिक का पूरा इलाज, अच्छा इलाज देने की जिम्मेदारी हमारी होगी। दूसरा, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज, सारे ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त होगा। तीसरा, हर गांव में और शहर के हर वार्ड में एक एक मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, जैसे दिल्ली में खोला है। चौथा, जितने सरकारी अस्पताल हैं उन सारे अस्पतालों को शानदार बनाएंगे, एयर कंडीशनड बनाएंगे, डॉक्टर को अच्छा करेंगे, अच्छा इलाज करेंगे, सब पूरा कायाकल्प करेंगे सरकारी अस्पतालों का, और कई नए सरकारी अस्पताल खोलने पड़ेंगे। और पांचवा, दिल्ली में हमने एक योजना की है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए, अमीर हो गरीब हो, चाहे कोई बाहर का हो, मान लीजिए बॉम्बे से कोई गुजरात आया और उसका गुजरात में आके एक्सीडेंट हो गया,
उसका पूरा इलाज चाहे बड़े से बड़े प्राइवेट अस्पताल में कराना पड़े, पूरा इलाज दिल्ली सरकार देती है। यही गुजरात में करेंगे। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो चाहे प्राइवेट में आपका इलाज कराना पड़े, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। पिछले 3 साल में दिल्ली में हम 13,000 जिंदगी बचा चुके हैं, 13,000 लोगों को। तो मेरा तो नारा है, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे बच्चों का भविष्य बना दूंगा। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें फ्री बिजली दूंगा। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारा इलाज मुफ्त कराऊंगा। तुम मुझे वोट दो, महिलाओं के लिए हर महीने 1,000 रुपए दूंगा। और जितने पुलिस वाले हैं भाई बहन, उनको मैं कहना चाहता हूं, वो बड़े दुखी थे, अब खुश हैं। वो ग्रेड पे मांग रहे थे। मैं एक बार ही आया तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी इनकी डिमांड जायज है, इनको ग्रेड पे मिलनी चाहिए। तो उन्होंने, सब लोगों ने मेरी तस्वीर और मेरा वीडियो अपनी डीपी में लगा लिया व्हाट्सएप पे। गुजरात सरकार घबरा गई बुरी तरह से। अगले दिन गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि इनकी डिमांड हम मानेंगे, लेकिन उनकी नीयत खराब थी, पूरी डिमांड नहीं मानी। उन्होंने क्या किया, ग्रेड पे नहीं दिया, उनको केवल भत्ता बढ़ा दिया। तो मेरी अब उनको डिमांड है, मेरी अब उनको निवेदन है सारे पुलिस के भाइयों को कि इनसे भत्ता ले लो, भत्ता इनसे ले लो। अगले 3 महीने प्रचार आम आदमी पार्टी का करो, जब हमारी सरकार बनेगी तो ग्रेड पे मेरे से ले लेना। सही है ना? अभी कल मेरे को पता चला इन्होंने 1 करोड़ रुपया, अभी थोड़े दिन पहले जब मैं आया मुझे पता चला कि यहां पे गुजरात का कोई रहने वाला व्यक्ति फौज में अगर है और वो शहीद हो जाता है तो गुजरात सरकार की योजना थी उसको 1 लाख रुपए देते हैं, और वो भी नहीं देते, उसके लिए भी दौड़ाते हैं उसको। ये तो हमारे सैनिकों के साथ अपमान है। जो देश के लिए शहीद होते हैं उनका तो सम्मान कर, उनके परिवार का मरने के बाद सम्मान करना चाहिए, देश को उसका ख्याल रखना चाहिए। दिल्ली में हम लोगों ने उनके सम्मान में 1-1 करोड़ रुपए का हम उनको चेक, मैं खुद जाता हूं उनके घर। दिल्ली का रहने वाला कोई भी शहीद अगर होता है तो मैं खुद 1 करोड़ रुपए का चेक लेके उसके घर जाता हूं, उसके परिवार को दे के आता हूं। तो जब मैं पिछली बार आया गुजरात, मैंने कहा कि गुजरात के पूर्व सैनिक भी यहां हड़ताल पे बैठे हुए थे। मैंने कहा इनकी मांग जायज है, 1 करोड़ रुपया गुजरात के सैनिकों को भी मिलना चाहिए। तो गुजरात सरकार ने कल ऐलान तो किया, लेकिन लोग कह रहे हैं देंगे नहीं। चुनाव है इसलिए किया, क्योंकि अगर इनकी देने की नीयत होती तो बीजेपी पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है सब जगह करती, बाकी कहीं नहीं किया, गुजरात में किया। इसलिए मैं इनसे मांग करता हूं, अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो पिछले 5 साल में जितने शहीद हुए थे अगले 10 दिन में उनको दे दो, और अगर नहीं दोगे तो जनता सोचेगी झूठ बोल रहे हैं, चुनाव के बाद पलट जाएंगे। और दूसरी बात, दिल्ली में हम केवल सैनिकों को नहीं देते, हम दिल्ली पुलिस वालों को भी देते हैं। पुलिस भी तो अपनी जान हथेली पे रख के, पुलिस वाले भी तो शहीद होते हैं, पुलिस वाले भी तो ड्यूटी में कितनी बार शहीद होते हैं। तो गुजरात पुलिस वालों को भी इस 1 करोड़ की योजना में शामिल किया जाना चाहिए। गुजरात पुलिस से भी अगर कोई शहीद हो तो उसके परिवार को मरने के बाद, शहीद होने के बाद 1-1 करोड़ का उसको सम्मान राशि मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जितने हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी हैं वो भी बहुत दुखी हैं, वो मेरे से मिलने के लिए आए थे। तो मैं उनको भी ये आश्वासन देना चाहता हूं, उनकी तनख्वाह बहुत कम है, वो चाहते हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। जितने ड्राइवर हैं, जितने कंडक्टर हैं,
सरकार बनने के 1 महीने के अंदर हम आपकी तनख्वाह बढ़ा देंगे, लेकिन उसके पहले आपको भी एक काम करना पड़ेगा। सभी ड्राइवर कंडक्टर आज से कमर कस लो, बस में जितनी सवारियां हैं सबको बोलो कि झाड़ू पे वोट डालना है। मंजूर है? सारे ड्राइवर, सारे कंडक्टर जितने हैं गुजरात के स्टेट ट्रांसपोर्ट में, सारे बोलो, एक एक हर बस में सामने खड़े होकर बोलो कि सारी सवारियां सुनो, जब टिकट देते टाइम उनको बोलो कि झाड़ू झाड़ू झाड़ू। आप हमारी सरकार बनाओ, 1 महीने के अंदर मैं आपकी सारी डिमांड्स पूरी कर दूंगा। हैं जी, बैलेट्स एक काम करते हैं, कोई मुझे बता रहा था, मुझे पता नहीं है, कहते हैं वोटिंग मशीन में इतने परसेंट उतने परसेंट गड़बड़ होती है, लेकिन तुम इतने वोट देना, उनकी वोटिंग मशीन भी, उनका फॉर्मूला खत्म हो जाए। जैसे दिल्ली और पंजाब वालों ने दिया, दिल्ली में 70 में से 67 सीट पिछली बार, इस बार 62 सीट। पंजाब में 117 में से 92 सीट। गुजरात में कितनी दोगे? होमगार्ड को क्या बोलते हैं? जीआरडी। होमगार्ड जितने हैं वो भी मेरे से मिलने आए थे, जीआरडी, और उनकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। दिल्ली में भी थी। होमगार्ड वालों से तो मैं दिल्ली में, जब मैं मुख्यमंत्री नहीं बना था, बनने के बाद भी बहुत मिलता था। वहां भी समस्याएं दूर की, आपकी भी सारी समस्याएं दूर करेंगे। आप भी अब प्रचार पे लग जाओ, 3 महीने खूब प्रचार करो मिलके। अब कुछ एक प्रश्न जो हुए थे, एक किसी भाई ने बताया कि 30 लाख परिवार ऐसे हैं जो चिट फंड के शिकार हैं। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री ने पिछले हफ्ते ही इसके ऊपर बहुत बड़ी इंक्वायरी शुरू की है। यहां भी करेंगे, आपका एक एक पैसा आपको वापस दिलाएंगे। वहां से इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ के किसी कर्मचारी ने, डिस्कॉम, उन्होंने कहा था उनके कई सारे मसले हैं। आप लोग भी बिजली वाले जितने घरों में जाते हो, प्रचार करो खूब। मीटर रीडर भी हैं, घर घर भी जाते हैं, प्रचार करो खूब, सरकार बनाओ, 1 महीने में आपके सारे मसले दूर करेंगे। जीआरडी, मैं सबसे मिलूंगा एक एक करके। अभी अगले 2 महीने में मैंने प्लान किया है। जैसे जीआरडी है, जीआरडी वालों से मैं सोच रहा हूं एक बड़ी मीटिंग रखूंगा। आप मेरे को बुलाओ, एक मीटिंग रखो अपनी, मैं आऊंगा आपकी मीटिंग में, आपकी सारी समस्याएं सुनेंगे। देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो मीटिंग कर नहीं सकते, उनकी मजबूरी है, सरकार उनको नौकरी से निकाल देगी, उनको मैं ऐसे ही बोलता हूं। लेकिन जो जो लोग मीटिंग कर सकते हैं, जो उनके साथ बैठ के बात करेंगे ना, ऐसे बात करने में ज्यादा मजा आता है। आमने सामने बैठेंगे, बात करेंगे, चाय पियेंगे, 1 कप चाय आप पीना, 1 कप चाय मैं पीऊंगा। एक प्रश्न बड़ा जरूरी आया कि हर बार जब ये सरकार बनाते हैं, 4 साल कोई भर्ती नहीं करते, 5वें साल में भर्ती करते हैं, क्योंकि इनकी नीयत खराब होती है। इन्होंने भर्ती नहीं करनी होती, चुनाव के पहले दिखाना होता है, दिखावा करना होता है। हमारी पंजाब में सरकार बनी है अभी, और पंजाब के अंदर अभी 6 महीने के अंदर भर्तियां शुरू हो गई है। सारी एक एक करके जितनी वैकेंट पोस्ट हैं सारी भर्ती कर रहे हैं। 26,000 वैकेंट पोस्ट हैं, उसकी वैकेंसी निकाल दी है, वो भर्ती हो रही है। 36,000 कर्मचारियों को पक्का करना है, उनको पक्का करने का, जितने कच्चे कर्मचारी थे उनको पक्का करने का काम शुरू हो गया। तो सरकार बनने के तुरंत बाद एक एक जितनी डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी है, सारी वैकेंसी भरने का काम शुरू करेंगे। 4 साल हम इंतजार नहीं करने वाले, आप भरोसा रखो। एक किसी ने कहा, एकलव्य टीचर्स वाला जो था, कि एकलव्य के लिए जो काम कर रहे हैं टीचर्स, वो टीचर्स, आप बिल्कुल चिंता मत करो, जितने भी टीचर्स हैं सब टीचर्स को समान रूप से रखा जाएगा। जो एक सरकारी टीचर को जो स्केल मिलना चाहिए, सबको वो स्केल देंगे।
बहुत बड़े स्तर के ऊपर नए स्कूल बनाएंगे, नए टीचर्स रखेंगे। जो पुराने टीचर्स हैं अलग अलग उनके जितने मसले हैं, जैसे इन्होंने बताया एकलव्य के जो टीचर्स हैं उनको पूरी तनख्वाह नहीं मिलती, कम तनख्वाह मिलती है, आपको सरकारी स्केल दिलाएंगे। और यहां पे एक मैडम ने बोला कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। दिल्ली में हमने जो इतने सारे काम किए, लोग कहते हैं केजरीवाल जी पैसा कहां से आता है? आपने बिजली भी मुफ्त कर दी, आपने स्कूल भी बनवा दिए, स्कूलों में शिक्षा भी मुफ्त है, नए अस्पताल भी बना दिए, अस्पतालों में भी इलाज मुफ्त है, मोहल्ला क्लिनिक कितने बना दिए, पानी मुफ्त कर दिया। हम दिल्ली में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी कराने ले जाते हैं मुफ्त में, अयोध्या जी ले जाते हैं, शिरडी बाबा ले जाते हैं, पुरी जी ले जाते हैं, पूरा आना जाना खाना पीना बुजुर्गों का सब मुफ्त होता है। एसी ट्रेन में ले जाते हैं, एसी वहां पे होटल में रुकवाते हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं, वो भी मुफ्त है। योगा कराते हैं दिल्ली में, पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह पार्कों में योगा क्लासेस फ्री में होती हैं। लोग पूछते हैं मेरे से पैसा कहां से आता है? हमने सरकार में पहले जितना करप्शन होता था वो बंद कर दिया, खूब पैसा बचने लग गया, खूब पैसा बचने लग गया। गुजरात में भी पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी, सारे काम होंगे। और जो आम आदमी आप काम कराने जाते हो सरकारी दफ्तर में, आपसे पैसे मांगते हैं, चाहे ये काम करवाना हो, बिजली का कनेक्शन लेना हो, पानी का कनेक्शन लेना हो, जाति प्रमाण पत्र, हैं जी 500 और भी कई चीजों के और भी ज्यादा होते हैं। दिल्ली में हमने काम किया, दिल्ली में धीरे धीरे करके हम सारे सरकारी दफ्तर बंद करते जा रहे हैं। हमने क्या किया? हमने एक फोन नंबर जारी कर दिया 1076 4 डिजिट नंबर है, दिल्ली से काम करता है। उस नंबर पे फोन करो, आप बोलो कि मेरे को अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, बोलो कि मेरे को बिजली का नया कनेक्शन लेना है, मुझे राशन कार्ड बनवाना है, जो काम आपको कराना है आप बोलो उसको। वहां से आवाज आती है, वो कहते हैं कि हम आपका काम करने के लिए आपके घर कितने बजे आए? पूरी दुनिया में ऐसी सर्विस नहीं है, पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी नहीं है, दिल्ली में है। फिर आप कहो, आप मान लीजिए आप कहीं नौकरी करते हैं और नौकरी से लेट आते हैं, आप बोलो जी मैं तो रात को 9 बजे आता हूं अपने घर, मेरे 9:30 बजे आ जाना। 9:30 बजे रात को दिल्ली सरकार का एक कर्मचारी आपके घर आपका काम करने के लिए आएगा। और वो आके आपको कहेगा ये पेपर चाहिए, आप उसको पेपर दीजिए, अपने साथ एक फोटोकॉपी मशीन लेके आएगा, वो आपकी पूरी फोटोकॉपी कर लेगा, आपको एक रसीद देके जाएगा और 10 दिन के अंदर आपका कार्ड या जो भी काम है वो आपके घर आपके बाय पोस्ट आ जाएगा। आपको किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, दलालों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। गुजरात में भी हो सकता है ये, एक ही शर्त है, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा ईशुदान भाई ने कहा, गोपाल भाई ने कहा, सब लोगों ने कहा, एक एक आदमी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी 100 लोगों को वोट देने के लिए तैयार करने की। मंजूर